Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about issue of shares. Today we will talk about some new terms. तो देखिए हमने ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात की थी। तो आज हम कुछ और टर्म्स की बात कर लेते हैं। उन्हें हमने बैलेंस शीट में दिखाना भी सीखा कि कैसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जो कैपिटल है ना वो है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है कि जितना कंपनी के डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर से मंगवाया है। जैसे मैंने बताया था कि जो शेयर की फेस वैल्यू होती है, जितना उस शेयर के ऊपर लिखा होता है, वैसे अभी तो फिजिकल फॉर्म में शेयर्स नहीं होते हैं बट फेस वैल्यू अभी भी डिनोट की जाती है। तो फेस वैल्यू अगर 100 रुपीज़ है तो यहाँ 100 रुपीज़ एक साथ नहीं मांगे जाते। अभी सिर्फ एप्लीकेशन मनी मांगी जाएगी शेयर की, यानी हो सकता है 25 रुपीज़ मांगे। तो बाकी का पोर्शन भी इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो कंपनी ने अभी जितना मंगवा लिया, हो सकता है फाइनल कॉल 20 रुपीज़ की जो है वो अभी होल्ड पे हो, नहीं मंगवाई हो। तो जितना कैपिटल मंगवा लिया कंपनी ने, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। पेड अप का मतलब सिंपल, जो पेड अप का हिंदी मीनिंग होता है कि कितना पे किया है शेयर होल्डर्स ने। मोस्ट ऑफ द टाइम जितना कंपनी मंगवाती है उतना ही शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम है। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जब शेयर होल्डर्स अरियर्स करेंगे यानी पे नहीं करेंगे। हो सकता है किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी ना दे, कोई अपना फर्स्ट कॉल का पैसा ना दे, तो वो हो गई फिर नॉट पेड अप कैपिटल की कैटेगरी हो गई। तो पेड अप में है जितना दे दिया हो, और जो नहीं देते हैं ना उसको यहाँ पे आपने बोलना है कि उन्होंने किए हैं अरियर्स। अरियर का मतलब एक रुकावट क्रिएट हो गई, नहीं पे किया। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रिजर्व कैपिटल और आगे का जो टॉपिक है वो है कैपिटल रिजर्व। ये दोनों टॉपिक जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअली भी इनका क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, और दोनों का 3 मार्क्स में। डिफरेंस तो बहुत बार आया है क्वेश्चन पेपर में, बहुत बार डिफरेंस दोनों का पूछा गया है। तो ये चीज़ को अच्छे से समझें कि क्या है। देखो रिजर्व कैपिटल, कि कैपिटल को हमने ना रिजर्व करके रख लिया अपने पास। रिजर्व खुद के पास ही करेंगे, खुद के पास कैसे रिजर्व किया यहाँ पे कहता है। एक तो सेक्शन यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये सेक्शन 65 है कंपनीज एक्ट 2013 का, कि कोई कंपनी पहले अनलिमिटेड कंपनी थी, यानी तब शेयर होल्डर्स का ये नहीं था कि सिर्फ उनको अपने शेयर्स तक ही देना है। अगर कंपनी डूबी तो पर्सनल भी उनको पे करना होगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी। अनलिमिटेड कंपनी थी तब तक वो। अब वो लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। उस केस के अंदर कोई कंपनी अगर ये कहती है कि मैं अपने शेयर की नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल का मतलब होता है फेस वैल्यू, कि मैं अपने शेयर की फेस वैल्यू को ही रेस कर देती हूँ। 100 रुपीज़ थी, मैंने शेयर होल्डर से 100 रुपीज़ लिए हुए शेयर्स, एक शेयर के ऊपर। अब मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर की ना फेस वैल्यू बढ़ा के 100 से 120 कर दूँ। ये रिजोल्यूशन शेयर होल्डर्स की एग्रीमेंट से पास होगा। तो 100 से 120 कर दूँ और उन्हें कहूँ कि ये जो फेस वैल्यू मैंने बढ़ाई 20 रुपीज़ की, ये जो है ना मैं मंगवाऊंगी नहीं पूरे लाइफ टाइम में कंपनी के। जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, बिल्कुल जो है सब कुछ बेचा जाएगा, उस टाइम पे ये 20 रुपीज़ जो हमने बढ़ाए हैं ना एक्स्ट्रा, 100 से 120 पे आए, तब मंगवाए जाएंगे। तो वो 20 रुपीज़ हर शेयर होल्डर के ऐसे पेंडिंग है, या जिसके पास जितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाई कर दो, एक शेयर के 20, जितने भी शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं, तो उतना पैसा मेरा जो है ना वो रिजर्व की तरह मेरे पास पड़ा है, कि जिस दिन कंपनी बंद होगी उस दिन मैं वो पैसा अपने शेयर होल्डर से मंगवा सकती हूँ। कंडीशन एक तो हो गई ये कि आप अपने शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू को ही बढ़ा दो, और वो करोगे तभी जब आपकी कंपनी को आप चेंज कर रहे हो, अनलिमिटेड कंपनी से लिमिटेड कंपनी बना रहे हो। सेक्शन 65 कहता है ये। दूसरा केस क्या है कि आपने जो है अभी तक 100 रुपीज़ जो शेयर की आपकी ओरिजिनल फेस वैल्यू थी उसको पूरा कॉल ही नहीं किया था। आपने अभी 80 रुपीज़ मंगवाए थे और 20 रुपीज़ अभी मंगवाने रहते थे हर किसी शेयर होल्डर से। तो आपने उन्हें कहा कि इट्स ओके, अभी आप ये पैसा मत दीजिए, जब कंपनी वाइंड अप होगी उस टाइम पे हम आपसे ये पैसा मंगवाएंगे। तो आपकी इसको ये कह सकते हो कि अनकॉल्ड कैपिटल थी ये आपकी। उसको आपने कैसे कर लिया कि ये मेरी बन जाएगी रिजर्व
कैपिटल। तो ये आपको जो है ना इसके लिए पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पास करना होता है, तभी आप ये रिजर्व कैपिटल रख सकते हो, ऐसे नहीं। अपनी मन में कंपनी के आ जाए कि मुझे रिजर्व कैपिटल क्रिएट करनी है और वो किसी भी वे में क्रिएट कर ले, चाहे वो केस 1 या केस 2, नहीं कर सकती। शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा, या तो वो कहेगी कि मैं अब तक सारा मंगवा चुकी हूँ जी, लेकिन हमारा अब मन है कि हम रिजर्व कैपिटल क्रिएट करें, तो शेयर होल्डर्स कहेंगे कि आप नॉमिनल वैल्यू बढ़ा दो फिर, क्योंकि अब तो हम 100 सारा पे ही कर चुके हैं। अगर कंपनी कहती है कि नहीं अभी वक्त है, हमने तो पूरा मांगा ही नहीं है आपसे शेयर्स पे, तो जो नहीं मांगा है उसको रिजर्व कैपिटल की कैटेगरी में डाल दो। तो ये हो गई रिजर्व कैपिटल। अब नेक्स्ट टर्म है कैपिटल रिजर्व। मिलती जुलती है लेकिन फर्क है। रिजर्व वाले में तो एक रिजर्व बना के रखना है कैपिटल का। अब कैपिटल रिजर्व क्या है कि ये क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली कब, जब आपको कैपिटल प्रॉफिट्स हो जाते हैं। जब आपको कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं तो आपका कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाता है। यानी आप एक अकाउंट खोलते हो कैपिटल रिजर्व के नाम से, उसमें आप ये अपने कैपिटल प्रॉफिट्स क्रेडिट करते हो। अब आपका जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं वो आपको किस किस रीजन से हो सकते हैं। लाइक आपने फिक्स एसेट को जो है वो सेल किया तो आपको कैपिटल प्रॉफिट हो गए। अच्छा, आपने जो है फिक्स एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया, उनकी वैल्यू बढ़ी हुई मिली, तो उसमें कुछ आपका रेवेन्यू इनकम तो है नहीं कि बिजनेस इनकम थोड़ी है ये, तो रीवैल्यूएशन करने से भी जो प्रॉफिट सामने आ रहा है वो क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। उसके बाद आपने अपने शेयर्स या डिवेंचर्स को जो है वो प्रीमियम के ऊपर इशू किया है, इशूड ऑन प्रीमियम, कि आपका शेयर का फेस वैल्यू 100 है, आप कहते हो कि नहीं 100 वाले शेयर की कंपनी कहती है मैं 110 लूंगी, 10 रुपये जो है ना हम प्रीमियम का लेंगे क्योंकि हमारी कंपनी का मार्केट में गुडविल है। तो वो जो प्रीमियम के नाम पे पैसा आ रहा है वो भी क्या है, कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, वो रेगुलर नेचर की इनकम तो नहीं है बिजनेस की। अच्छा, प्रॉफिट आपने डिबेंचर रिडीम किए, उस टाइम पे कोई प्रॉफिट हो गया आपको। शेयर्स तो रिडीम होते ही नहीं लाइफ टाइम में, क्योंकि यहाँ हम इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स कंपनी बंद होने के बाद ही कंसीडर करती है उनको रिडीम करना। और कंपनी ने अपने इनकॉर्पोरेशन होने से पहले यानी रजिस्ट्रेशन से पहले अगर कोई प्रॉफिट कमा लिया है तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट है, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट की कैटेगरी में नहीं जा सकता। उसके बाद आपको शेयर्स को इशू करने के ऊपर कि आपने री इशू किया है अपने शेयर्स को, एक बार इशू करे थे उन्हीं शेयर्स को री इशू करा, उसके ऊपर कोई प्रॉफिट हो गया। कैसे होगा कि आप पैसा कैसे कमाते हो कि जब कोई शेयर होल्डर कहता है कि मैं तो अपना ये जो मैंने अरियर किया है अमाउंट जो मैं नहीं दे रहा वो मैं नहीं देता, तो आप उससे शेयर्स को क्या कर लेते हो, जब्त कर लेते हो। उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं फोरफीचर करना, कि फोरफिट कर लिए शेयर्स, जब्त कर लिए, भी वापस दे दिए कि दे दो हमारे शेयर्स फिर, और जितना अमाउंट वो अब तक पे कर चुका होता है वो कंपनी के पास होता है, कंपनी उसको वापस नहीं करेगी। अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है तो कंपनी के पास रहेगा और शेयर भी उसके जब्त हो जाएंगे। तो ये जो पैसा है ना फोरफीचर का, ये भी क्या है, कैपिटल प्रॉफिट, और इसको हमने डालना किस रिजर्व में है, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व अब कैसे क्रिएट होते हैं, इन कैपिटल प्रॉफिट्स की वजह से। और जो ये कैपिटल प्रॉफिट्स हैं ये कंपनी अपने रेगुलर बिजनेस के नेचर में इनको यूज नहीं कर सकती कि डिविडेंड बांटने में इनको काम में ले ले, नहीं वो नहीं कर सकती। इसको कंपनी जो है वो कैपिटल रिजर्व में रखती है, और कभी जब कैपिटल लॉस होगा तो इसको यूज करेगी कंपनी। लाइबिलिटी साइड में आप इसको रखते हो, रिजर्व एंड सरप्लस साइड के ऊपर। तो क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है तो इसीलिए कैपिटल लॉस को कवर करने में काम आएंगे। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। तो देखो, रिजर्व कैपिटल हमने क्लियर किया क्या थी, कि जब कंपनी अपने शेयर का कुछ पैसा कहती है कि मैं अनकॉल्ड रखूंगी, या तो उसने अभी तक सच में ही नहीं मांगा था, या वो फेस वैल्यू बढ़ा के कह देती है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में, रिमेंबर दिस वर्ड, कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं मांगेगी, वाइंड अप होने के बाद मंगवाएगी, वो है रिजर्व कैपिटल। तो ये आप कह सकते हो कि अनकॉल्ड कैपिटल होती है ये, अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स जिसमें हम डालते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स का एक रूप है। तो आपको रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जो है वो अनकॉल्ड पैसा छोड़ो अपनी कैपिटल का, आपकी मर्जी है आप करना चाहेंगे या नहीं। लेकिन यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी,
लेकिन अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट हो रही है ना, तो उसके लिए तो कैपिटल रिजर्व आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट्स एक ही जो है उनका जो है एक प्लेस है, मतलब घर उनका वही है कि वो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। तो इट इज़ नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व व्हेन यू आर हैविंग कैपिटल प्रॉफिट्स। अब आपको जो है ना, ये तो देखो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, जैसे कैपिटल प्रॉफिट हुए आप उनको डाल कहाँ देते हो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर, ऑटोमेटिक ये अकाउंट खोल देना है। तो इसके लिए कोई आपको स्पेशल किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिजर्व कैपिटल ना एक स्पेशल कंडीशन है कि आप कुछ पैसा अनकॉल्ड रखोगे और उसको लाइफ टाइम में कभी नहीं मंगाओगे, ये स्पेशल कंडीशन है। तो इसके लिए आपको जो है ना वो रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, एक रूल पास करना पड़ता है अपनी कंपनी में अपने डायरेक्टर्स की मौजूदगी में। तो इसके लिए रिजोल्यूशन ज़रूरी है, इसके लिए नॉट नीडेड, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अकाउंट खुल जाता है जैसे ही कोई कैपिटल प्रॉफिट सामने आए। तो ये रिजर्व कैपिटल क्या है, उसको डिनोट कर रही है कि जो अमाउंट अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड, अनकॉल्ड पैसा है ना जो रिसीव नहीं हुआ। और कैपिटल रिजर्व उसको डिनोट कर रहा है जो अमाउंट मेरे को ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है, रिसीव्ड ऑलरेडी, कैपिटल प्रॉफिट मुझे हो चुके हैं। देन बैलेंस शीट के अंदर जो है वो कंपनी की रिजर्व कैपिटल को हम शो ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने तो लाइफ टाइम में कभी मंगाना ही नहीं, और कैपिटल रिजर्व को लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की लिखा जाता है। तो रिमेंबर दिस, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि रिजर्व कैपिटल को बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है, एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, या फिर शो ही नहीं करते, तो आपने यही बोलना है कि हम उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते। और इसको आप कब मंगवाओगे, वाइंड अप के टाइम पे, और इसको आप जो है वो कब जो है यूज़ कर सकते हो, कैपिटल लॉसेस होने की सिचुएशन में, या फिर आपको जो है कोई बोनस डिक्लेयर करना है ड्यूरिंग जो है कंपनी के लाइफ टाइम में, बोनस डिक्लेयर करते हो यूज़ कर सकते हो। ये एक स्पेशल कंडीशन है कि या तो कैपिटल लॉस या बोनस, क्योंकि बोनस भी जो है ना वो एक तरह से आपके लिए एक लॉस की सिचुएशन ही है कि आपने जो है बोनस डिक्लेयर करना है या डिस्काउंट के ऊपर जो है वो शेयर्स को इशू करना है, तो उस टाइम पे आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ अब आपके और आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल और इशूड कैपिटल में क्या डिफरेंस है। वो बेसिक सी बात है कि ऑथराइज्ड वाली आपकी रजिस्टर्ड कैपिटल है और इशूड है कि उसमें से जितनी आपने इशू की है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तो देखो, एक तो हमने जो भी बात की है ये क्या था, पब्लिक ऑफर था कि पब्लिक को आपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट किया, बट एक आपके पास ऑप्शन होता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कर सकते हो आप, कि आपने वहाँ पर क्या किया कि प्राइवेटली कुछ लोगों को इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। एनआरआईज हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकती हैं, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो सकता है, कोई और बड़ी कंपनी, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, उसके रिलेटिव या फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं कि आप डायरेक्टली आके खरीद लो। हम पब्लिक को जो है वो एक पब्लिक नोटिस दे करके यानी प्रोस्पेक्टस इशू करके नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप एक बनाते हो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, पढ़ा होगा +1 में, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के स्टेट जो है वो स्टेटमेंट बनाई जाती है प्रोस्पेक्टस की जगह पर। और ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस इज इशूड और नॉट, तो आपने कहना है कि प्रोस्पेक्टस की जगह पर एक ड्राफ्ट बनाया जाता है जिस ड्राफ्ट का नाम होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो वो इशू किया जाता है। और इसके लिए जो अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है कि जब आप प्राइवेटली प्लेस करते हो ना शेयर्स, तो वो जो भी लोग उसको शेयर्स को खरीदेंगे वो 3 ईयर्स तक अपने शेयर्स को आगे किसी को बेच नहीं सकते। ये 3 ईयर्स जो होता है वो लॉक इन पीरियड होता है और ये लॉक इन पीरियड तक वो अपने शेयर नहीं सेल करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, वो है स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो आपके ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कंपनीज एक्ट के अंडर ये कहता है कि या तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ या फिर डायरेक्टर्स को हम जो है ना डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू कर देते हैं। 100 वाला शेयर हम उनको 80 में दे देंगे। अब शेयर की फेस वैल्यू 100 है, कल को वो बेचेगा तो 100 में बिकेगा, तो हम उनको डिस्काउंट पे या फिर विदाउट टेकिंग एनी कैश, उन्होंने कुछ भी अच्छा कंपनी के लिए किया है तो उसके बदले में उनको हम वो स्वीट इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। अब इनका स्वीट इक्विटी नाम क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल पब्लिक ऑफर वाले शेयर नहीं है, या तो आपको बिना कैश पे किए ही कंपनी दे रही है,
कंपनी ने कुछ बोनस के रूप में आपको देना था, शेयर्स दे दिए, या आपको डिस्काउंट पे दे रही है, एम्प्लॉयज़ को भी दे सकती है, डायरेक्टर्स को भी। तो यहाँ भी लॉक इन पीरियड रहेगा 3 ईयर्स का, कि 3 ईयर्स तक ये शेयर को आप मार्केट में कहीं बेच नहीं सकते। और इसका प्राइस जो होता है, अगर आपको कैश में भी इशू कर रही है कंपनी, तो लोअर देन रहेगा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू एक ही बात होती है। तो ये हो गए आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स। अब आगे शेयर इशू का प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा देखो प्रोसेस है कि प्रोस्पेक्टस आपने इशू किया। अब प्रोस्पेक्टस को पढ़ के पब्लिक जो है वो एप्लीकेशन लगाती है, आप एप्लीकेशन रिसीव करते हो। अब एप्लीकेशन जब आपने रिसीव की तो आपको ये देखना है कि आपको एटलीस्ट जितने आपने पब्लिक को ऑफर किए ना शेयर्स, 90% एप्लीकेशंस का आना ज़रूरी है। अगर आपने पब्लिक को सपोज करो 1 लाख रुपीज़ के शेयर ऑफर किए या 1 लाख नंबर ऑफ शेयर दिए, तो 90% लोगों का उसमें रिस्पॉन्स दिखाना ज़रूरी है, 90% एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। अगर बिलो 90% एप्लीकेशन आती हैं तो आप उनको शेयर्स इशू नहीं कर पाओगे। सपोज करो 89% भी आ गई, तो आपको वो सारा 89% भी जिन्होंने एप्लीकेशन मनी दी उनको सबको वापस करना होगा। रूल है ये कि 90% से कम आए तो कंपनी अपना शेयर इशू का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा ही नहीं सकती, उसको वहीं स्टॉप करना होगा, उनका पैसा वापस करना होगा विदिन 30 डेज। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखें। अगर किसी क्वेश्चन में बोले कि इतना जो है कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को और पब्लिक ने इतने के लिए देख जो है वो अप्लाई किया, अगर 90% से बिलो है तो क्वेश्चन की कोई सम को आगे काउंटिंग ट्रीटमेंट देना ही नहीं है। और जो एप्लीकेशन का पैसा होगा ना, वो टोटल शेयर की वैल्यू का जो है वो 25% जो है वो रहता ही रहता है, उससे लेस नहीं होना चाहिए। जैसे 100 रुपीज़ का शेयर है तो 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन नहीं होगी, एटलीस्ट 25% तो रहेगा ही रहेगा एप्लीकेशन का पैसा, नॉट लेस देन 25%। तो उसके बाद जो है वो आपको लोगों ने एप्लीकेशन दी, आप उनको अलॉटमेंट देते हो। अगर एप्लीकेशन आ गई है, जितना रिस्पॉन्स आप चाह रहे थे उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स आया तो आप अलॉटमेंट दोगे, अलॉटमेंट मनी आएगी, फिर आप उनसे 2 आगे और स्टेप्स होंगे, कॉल्स के रूप में पैसा मंगवाते हो। तो आगे इनको जर्नल एंट्री की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।